नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत एक ऐसा उदाहरण है जिसको देख करके समझा जा सकता है कि समय पड़ने पर कैसे अपने साथ में चल रहे आदमी को बलवान बना दो और मौके की नजाकत को देखते हुए खेल पलट दो। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत कुछ ऐसी ही हुई है। साल 2022 याद करिए दोस्तों, जब एकनाथ शिंदे शिवसेना अलग हुई, टूटी, उसके बाद विधायकों के साथ महायुति सरकार में आते हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। तब बीजेपी एकनाथ शिंदे को सराखों पर रखती है, सीएम बनाती है। और तो और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो एकनाथ शिंदे के पीछे पीछे चलते हैं। उस समय बीजेपी के नेताओं को भी पता था कि सवा दो साल बाद ही तो विधानसभा चुनाव है और ये परिस्थिति तो 2 साल बाद वैसे भी बदलने वाली है। अब एकनाथ शिंदे उस समय इन बातों को समझ रहे थे कि नहीं समझ रहे थे, ये तो एकनाथ शिंदे जानते होंगे। लेकिन साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे को जो ठोकर लगी है, हम कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात कह सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे काफी उम्मीदें रखे हुए थे, लेकिन सब कुछ उनके उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। जो चुनाव जिनके चेहरे पर लड़ा गया, जो विधानसभा चुनाव उनके द्वारा लागू की गई नीतियों पर, प्लानिंग पर, योजनाओं पर लड़ा गया, वो मंत्री खुद सरकार में डिप्टी सीएम बन जाते हैं। और तो और मजबूत मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रख लेती है और जो मंत्रालय बचे हुए मजबूत मंत्रालय हैं वो अजीत पवार की झोली में चले जाते हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय। पहले आपको बताते हैं दोस्तों कि किस मंत्री को कौन कौन से मंत्रालय मिले, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस, उन्हें मिला है होम मिनिस्ट्री, लॉ एंड जुडिशरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस के पास है। यानी लॉ एंड ऑर्डर, होम मिनिस्ट्री बहुत मजबूत मानी जाती है। अब वहीं बात करिए अजीत पवार की, तो उन्हें मिला है फाइनेंस एंड प्लानिंग, स्टेट एक्सरसाइज का जो पद होता है वो उन्हें मिला है सारा कुछ। यानी फाइनेंस बहुत बड़ा मंत्रालय होता है दोस्तों। और एकनाथ शिंदे की बात करें तो उन्हें अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स, जो कह सकते हैं जो अर्बन डेवलपमेंट है और लोक निर्माण जो विभाग है वो उन्हें मिला है। अब ये विभाग क्या एकनाथ शिंदे चुनाव से पहले बीजेपी से मांग रहे थे? क्या बीजेपी को वो कह रहे थे कि मुझे ये विभाग दीजिए जो उन्हें मिला है? उस समय तो ऐसी कोई खबरें नहीं थी। एकनाथ शिंदे सीएम पद मांग रहे थे। बिहार में जो मॉडल है वो महाराष्ट्र में चाहिए, ऐसा एकनाथ शिंदे के नेता मान रहे थे। बीजेपी ने नहीं सुना। कब? चुनाव होने के बाद। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब डिप्टी सीएम थे तो गृह मंत्रालय उनके पास था, तो अब मैं डिप्टी सीएम हूं तो गृह मंत्रालय दे दीजिए। बीजेपी ने नहीं सुने, गृह मंत्रालय भी एकनाथ शिंदे के हाथ से चला गया। फिर खबर आई कि एकनाथ शिंदे जब उनकी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तब उन्होंने 6 महीने के लिए सीएम बनने के लिए दरख्वास्त की थी, क्योंकि बीएमसी चुनाव होने थे। उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ये भी बात उनकी नहीं मानी गई। उसके बाद खबर आई कि एकनाथ शिंदे मंत्री पद में ज्यादा मांग रहे हैं कि उनके जो मंत्री हैं वो ज्यादा लिए जाए, लेकिन वैसा भी कुछ होता नहीं दिखाई दिया। उसके बाद यह खबर आई कि अब बीजेपी की तरफ से ऑप्शन दे दिए गए हैं, वो एकनाथ शिंदे जो है वो स्वीकार करें। और ये सब कुछ जो चल रहा था दोस्तों, उस समय एकनाथ शिंदे लगातार उनकी नाराजगी खबर आ रही थी। कभी वो गांव चले जा रहे थे, कभी उनकी तबीयत खराब हो रही थी। और तो और जिस दिन सीएम डिप्टी सीएम का शपथ समारोह था, उस दिन भी एकनाथ शिंदे अलग अलग से नजर आए। और अभी भी जो एकनाथ शिंदे हैं वो कहीं ना कहीं अलग थलग ही नजर आते दोस्तों। आप देख लीजिए, एक तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं और डिप्टी सीएम अजीत पवार जो कार्यभार संभाले हुए हैं, और एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो गांव चले गए हैं। गांव जाने के बाद तमाम अटकलें फिर से तेज हो गई हैं कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर नहीं हुई है। तो क्या एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो ये तमाम जो महायुति सरकार है, जो महायुति है, क्या ये लंबी चलेगी? क्या एकनाथ शिंदे कड़वा घूंट पीकर सरकार के साथ रहेंगे, या आने वाले समय में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? इस पर भी अटकलें चल रही है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये भी देखिए आप कि एकनाथ शिंदे जो 2022 में जिन्होंने सरकार बनाई, सिर्फ अपनी नहीं बनाई, बीजेपी की भी मदद की महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए, क्योंकि ये सरकार बीजेपी और एकनाथ शिंदे की थी। अजीत पवार तो बाद में आए, लेकिन रणनीति देखिए कि उसी समय देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को भी पार्टी में लेकर के आए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हो सकता है कि 2 साल बाद होने वाले चुनाव में कुछ सीटें अगर आगे पीछे होती हैं तो ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर देवेंद्र फडणवीस जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे अड़ते भी हैं और रूठते भी हैं, नाराज भी होते हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी के पास मात्र एक ऑप्शन होता
तो बहुत तकलीफ होती। अजीत पवार को साथ में लेके आए, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस की आलोचनाएं भी हुई। लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा कि कैसे जब अजीत पवार सीट नहीं जीत पाए तो अजीत पवार के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस की भी आलोचनाएं हुई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के बाद देखिए सब कुछ बदला हुआ है। बीजेपी अकेले 132 सीट पर जीत के आई हुई है और 41 सीटें अजीत पवार के पास है। ये दो दल काफी हैं सरकार बनाने के लिए। एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं, अगर एकनाथ शिंदे अलग भी होते हैं तो ऐसे में एकनाथ शिंदे जो झेलना पड़ रहा है, जो तमाम चीजें उनके साथ हुई हैं, कई सारी चीजें मांगी जो नहीं मिली, इसके बाद भी अगर एकनाथ शिंदे सरकार के साथ हैं तो उनकी मजबूरी भी जानकार यही मान रहे हैं कि वो सरकार में कुछ कर भी नहीं सकते, वो सरकार गिरा भी नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी और अजीत पवार के पास उतनी सीटें हैं कि वो सरकार बना ले। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे नाराज हैं या नहीं है? अब पहले तो नाराजगी की लगातार खबरें आ रही थी, पर अब जब गांव गए हैं तो क्या नाराजगी है उनकी या किसी और तरीके की रणनीति है, अब ये तो एकनाथ शिंदे ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन 2022 से 2024 के बीच में जो 2.25 साल का जो जर्नी है, अगर इसको देखिए आप, तो साफ तौर पर नजर आता है कि एकनाथ शिंदे की जब जरूरत थी तो उन्हें वो सब कुछ मिला जो उन्हें चाहिए था। लेकिन साल 2024 के बाद जब चुनाव हुए और बीजेपी मजबूत बनी तो वो सब कुछ उन्होंने अपने हिसाब से किया, क्योंकि उन्हें फिर जरूरत नहीं थी। हालांकि पब्लिकली ये सब बातें वो नहीं कहते उनके नेता, क्योंकि फिर गलत मैसेज जाएगा और लोग समझेंगे, लेकिन हालांकि समझने वाले समझते ही हैं। हालांकि महायुति के तमाम नेता जरूर कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो खबरें आती हैं उससे एक आइडिया, एक आकलन तो जरूर बनता है। और एकनाथ शिंदे का प्रभाव कम किया जा रहा है, कम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो एकनाथ शिंदे 2022-23 में जो फायर की तरह दिखते थे, जो जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव के बाद धीरे धीरे डिप्टी सीएम बनने के बाद उनका प्रभाव कम सा होता जा रहा है। उनके बाद जो विभाग भी हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा प्रभाव वो महाराष्ट्र में अब बना पाएंगे दोबारा, जब तक वो उस पोस्ट पर नहीं आते वापस। संजय राउत की कही बात फिर से याद आ रही है, क्या शिंदे युग समाप्त हो चुका है? हालांकि ये संजय राउत की बात थी, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एकनाथ शिंदे कभी भी वापस आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। बहुत सारी रणनीति अभी बाकी है, बीएमसी चुनाव अभी बाकी है। आने वाले समय में बहुत सारे खेल महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे। यहाँ चुनाव के बाद कहानी कभी खत्म नहीं होती, कभी कंप्लीट नहीं होती। चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद भी अगले 5 साल मतलब भरे विधानसभा चुनाव हो, पर इन 5 सालों में भी कहानी बनती बिगड़ती रहती है, समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। कब सरकार कहां से गिर जाए और कौन सा नेता किसके साथ सरकार बना ले, कुछ भी नहीं कह सकते। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।